फाइन स्टूडेंट, यूनियन बजट 2024 एंड 25 ये लेक्चर फर्स्ट होगा और इसमें हम लोग ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। तो समझो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, और वही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कह सकते हो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, करेक्ट। और उसमें जो एक पर्टिकुलर जो डिवीज़न है, बजट डिवीज़न, तो बजट डिवीज़न जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसी का जिम्मेदारी है कि वो यूनियन बजट को प्रिपेयर करे, और यूनियन बजट को पेश करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस बार का टोटल जो एक्सपेंडिचर कितना है, कितना पैसा भारत सरकार खर्च करने जा रही है इस साल। अब इस साल का मतलब क्या हुआ, 2024 एंड 25। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 कह सकते हैं। यदि एक ईयर को डिनोट करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25 कह सकते हैं, क्योंकि 25 में ये ईयर एंड हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, पिछले साल का यानी कि 2024 और 25 का ब्यौरा होगा उसमें कि क्या क्या हुआ है रियल सेंस में, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी होगा उसमें। बट जो यूनियन जो बजट है उसमें हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर का जिक्र होता है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2024 एंड 25। समझ गए। तो 2024 और 25 में कितना एक्सपेंडिचर होगा भारत में, तो लगभग अमाउंट, अब इसको तुम लोग अप्रॉक्स देखोगे तभी याद रहेगा। 48 लाख करोड़ भारत सरकार खर्च करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, 48 लाख करोड़। तो जीडीपी कितना है हमारा, यदि हम जीडीपी इंडियन रुपीस में देखें तो 280 लाख करोड़ है, 280 लाख करोड़ भारत का जीडीपी है। समझ गए ना, भारत का जीडीपी लगभग 280 लाख करोड़ है, उसमें भारत सरकार 48 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। समझ गए। तो 48 लाख करोड़ भारत सरकार कहाँ से पैसा ये मोबिलाइज करेगी, कहाँ से कलेक्ट करेगी ये पैसा को, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट का ही बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है और कैपिटल रिसिप्ट का ही बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, जो कि नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना मोबिलाइज होगा, 31 लाख करोड़। कितना होगा, 31 लाख करोड़। इसमें दोनों ही आ जाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएंगे और टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएंगे। समझ गए ना, दोनों को जोड़ के। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी जानते हैं दो टाइप का होता है, एक डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है। आखिर कैपिटल रिसिप्ट में ही तुम्हारा ये मार्केट बोरोइंग आएगा, जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा कैपिटल रिसिप्ट का। तो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना पैसा आया, 31 लाख करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट से लगभग 17 लाख करोड़। तो जोड़ दोगे 31 लाख करोड़ प्लस 17 लाख करोड़ तो कितना हो जाएगा, 48 लाख करोड़। ठीक है, रफ फिगर मान के चलो। समझ गए स्टूडेंट। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 48 लाख करोड़ का। और इस बार जो फिस्कल डिफिसिट होगा जीडीपी का, अब बच्चे लोग ये जो 4.9% ऑफ जीडीपी का जो बात किया था कि ये फ्यूचर का ग्रोथ जो होने वाला है इस साल का, तो इकोनॉमिक सर्वे में तो हम लोग देखे थे, इकोनॉमिक सर्वे में वी हैव सीन कि भारत इस साल लगभग 6.5 से लेकर 7% से ग्रोथ करने जा रहा है। ठीक है। एसबीआई का रिसर्च भी अपना 8 कहता है, आईएमएफ भी 7 लगभग कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 7 कहता है। ठीक है, अलग अलग संस्था का अलग अलग अपना डेटा है। तो ये जो 4.9% अब जो जीडीपी देख रहे हो, ये जीडीपी फ्यूचर जीडीपी है एक्चुअली। ठीक है, फ्यूचर जीडीपी जो होने वाला है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो 4.9% होगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर को लगभग 5.6% था, तो घटा कितना कर दिया गया, इस बार 4.9 कर दिया गया। और आने वाले समय में 2025 और 26 में निर्मला सीतारमन यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक साल पहले ही प्रॉमिस कर चुकी है कि आने वाले समय में 4.5 करेगी, जो कि अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं, ये फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी कि एकदम फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो करना, जो कि इस बार बजट में भी आपको दिखेगा ये चीज़। समझ गए ना। तो फिस्कल डिफिसिट कितना है, यानी कि कितना मार्केट से कितना बड़ो किया जा रहा है, तो 16 लाख करोड़। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में बच्चे लोग देखोगे तो कैपिटल रिसिप्ट में जो सबसे मेजर जो चंक है
वही मार्केट बोरोइंग है। अब मार्केट बोरोइंग का मतलब और कुछ नहीं, वही फिजिकल डिफिसिट है। तो फिजिकल डिफिसिट कितना होगा? 16 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का कितना होगा? 4.9% होगा। और ये जो जीडीपी है ये फ्यूचर का जीडीपी है, करंट का जीडीपी है। दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का अनुमानित जीडीपी के हिसाब से 4.9 है वो एक्चुअली, समझे। रेवेन्यू डिफिसिट देखो, रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? रेवेन्यू समझते हो ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा, ये पैसा जाएगा पेंशन्स के लिए, सैलरी के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जहाँ कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये लगभग तुम्हारा कह सकते हो कि 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ तुम्हारा रेवेन्यू डिफिसिट है, जो कि जीडीपी का 1.8% हो जाएगा। देखो ये अपने आप में भारत सरकार का जीत है ये, क्योंकि यदि पिछले साल का यदि कंपेयर करोगे तो लगभग 2.6% था रेवेन्यू डिफिसिट। तो 2.6% ऑफ द जीडीपी से घट के यदि 1.8% जीडीपी है, तो ये अपने आप में भारत सरकार को क्रेडिट जाता है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ही लगाम लगाया है। समझ गए ना? हाँ, हम इस बात को भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत सारा जो पैसा है उसे एसेट क्रिएट भी होते हैं। तो जो पैसा एसेट क्रिएट होता है उसको अलग कर दो, उसको हटा दो, क्योंकि वो तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। भारत सरकार कैपेक्स के लिए पैसा देती ही है। इस बार जानते हो 11.11 लाख करोड़ दिया गया, जो कि इंटरिम बजट में ही इसका प्रपोजल था, और बिल्कुल यहाँ पे रखा जाएगा उस बात को। तो 11.11 लाख करोड़ तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया। एट द सेम टाइम जो भारत सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है उससे कुछ अमाउंट कैपिटल भी एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो जिस अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दे रही है, जो अमाउंट के वजह से तुम्हारा कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, उसको माइनस कर दो। यानी कि जो पैसा खाली जा रहा है वेलफेयर स्कीम्स में, जो जा रहा है केवल पेंशन्स में, वो देखोगे तो वो बहुत कम है एक्चुअली में। वो तुम्हारा 1.8 यानी कि रफली तुम 2 लाख करोड़ मान के चल सकते हो, 2 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का बहुत कम अमाउंट है, 0.6% ऑफ जीडीपी। तो भारत सरकार को क्रेडिट जाएगा ना इसके लिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट भारत सरकार का बहुत कम है। रेवेन्यू डिफिसिट से आपको पता नहीं चलेगा ओवरऑल पिक्चर, क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट में ऐसा बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है जो पैसा आपका कैपिटल भी एसेट क्रिएट होगा। तो रियल सेंस में आपको पता चलेगा ये वाला फिगर से, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट से, यानी कि इससे कोई एसेट क्रिएट होने वाला नहीं है। और वो कितना रकम है जीडीपी का? 0.6% है जीडीपी का। समझ गए ना? हाँ, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी डिफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी भी भारत सरकार को सबसे अधिक जो पैसा देना पड़ता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही देना पड़ता है, क्योंकि जानते हो फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्रत्येक साल जो भारत सरकार अपना बजट को ब्रीच करने के लिए जो मार्केट बोरो करती है तो उसका ब्याज लगता होगा ना, सरकार को देना पड़ता है ना। पब्लिक डेब्ट हो रहा है तो उसका ब्याज देना पड़ रहा है ना सरकार को। तो वो चीज़ घटा दो, फिजिकल डिफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1.4% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। यानी कि भारत सरकार को 4.5 लाख करोड़ पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा दिस फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में? ये जितने भी पैरामीटर देखे सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो फिजिकल डिफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डिफिसिट हो। इससे आप कंट्री में जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक जो सिस्टम हो, काफ़ी कुछ आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये सरकार का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसा है और भारत आगे क्या करने जा रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में। क्योंकि फिजिकल डिफिसिट जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होगा तो ये आने वाले समय में पब्लिक डेब्ट बन जाएगा। यदि वो पब्लिक डेब्ट बन जाएगा तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा बहुत जाएगा। तो भारत सरकार को इसके लिए फिर से क्रेडिट जाता है स्टूडेंट कि जिस हिसाब से फिजिकल डिफिसिट में जो फिजिकल डिसिप्लिन दिखाया है वो अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। समझ गए? तो याद रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर 48 लाख करोड़। अब ये 48 लाख करोड़ कैसे पैसा मोबिलाइज हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का 2 कंपोनेंट, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पहले टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं। यही टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जिसमें भारत सरकार को फाइनेंस कमीशन के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या करना पड़ता है? ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन अभी जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन है उसमें क्या रिकमेंडेशन है? 41%। इससे पहले 42% था, बट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और कश्मीर को अलग कर दिया गया, इसलिए 42 से 41 किया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट तुम देख रहे हो
इसका जो भी अमाउंट होगा, लेट से इसका जो 100 रुपया होगा, इसका 41 रुपीज़ बाकी स्टेट्स में बटेगा। और इसके बाद और भी कंपोनेंट होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी होंगे, करेक्ट, वो नहीं जाएगा, वो सरकारी रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखेगी। सिमिलरली आपका कैपिटल रिसिप्ट भी होगा, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या हुआ? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर कैपिटल रिसिप्ट का भी अपना नॉन डेब्ट और डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होगा, वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे बात समझो। अब देखो इस बार जो है बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ सब है। नंबर 1 तो ये देखो, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो लगभग 10 लाख करोड़ है। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना कलेक्ट होगा आने वाले समय में, फाइनेंशियल ईयर में? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। जब बजट का बात करें तो हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट फ्यूचर से लिंक है। दिस फाइनेंशियल ईयर इतना अमाउंट उठ सकता है, ये बजट एस्टिमेट है। जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर तो रिवाइज बजट होगा। PA भी आएगा। PA का मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स, जो रियल पिक्चर दिखाता है आपको, PA। बात समझे? PA मतलब प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स। एनीवे यहाँ पे देखो, तो कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना पैसा उठने जा रहा है? 10 लाख करोड़। और टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब क्या? कि इनकम टैक्स। जो आदमी अमीर है वो ज़्यादा पैसा देगा, जो आदमी गरीब है वो अपने हिसाब से टैक्स देगा, तो उससे लगभग 12 लाख करोड़। तो ये बड़ी बात है। इससे साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स जो कह सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स वो बढ़ रहा है एज कंपेयर टू योर कॉर्पोरेशन टैक्स। ये एक, और वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स, इनफैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से भी, अभी थोड़ी देर में समझोगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तेज़ी से, और इसमें सरकार को ही क्रेडिट जाता है। वही पैन कार्ड का अभियान है ना, और हॉलमार्क सब, गोल्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रयास किया है भारत सरकार ने। तो 12 लाख करोड़ रुपया तुम्हारा उठने जा रहा है डायरेक्ट टैक्स से। दूसरा देखो, इनडायरेक्ट टैक्स से सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आएगा? वही लगभग 10.5 लाख करोड़ GST से आएगा। और हम जानते हैं कि GST कलेक्शन बहुत सुंदर हुआ है। इतना सुंदर GST कलेक्शन हुआ है कि भारत सरकार ने सेस और सरचार्ज जितना पहले चार्ज करता था उसके कंपेयर में अब कम किया है। तो इससे स्टेट को फ़ायदा होगा, जो बात है समझ गए ना। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में क्या समझते हो? कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में क्या अंतर है स्टूडेंट? एक्साइज ड्यूटी भारत के अंदर जो सामान बनता है उसके ऊपर लगता है, समझे, और जो कस्टम ड्यूटी है जो बाहर से जो सामान आता है उसके ऊपर लगता है। कोई भी सामान आप इंपोर्ट करवा रहे हो, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट से कोई भी सामान आ रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा। जैसे सऊदी अरब से कोई भी सामान इंडिया में आ रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा। यदि मान लो कि भारत में कच्चा तेल आया वहाँ से, और कच्चा तेल से रिफाइन होकर पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा ड्यूटी लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। समझ गए ना। तो एक्साइज ड्यूटी कितना है? लगभग कह सकते हो 3 लाख करोड़। कस्टम ड्यूटी कितना है? लगभग 2.5 लाख करोड़ कह सकते हो। समझ गए स्टूडेंट। और इंडियन टेरिटरी के ऊपर टैक्स उठाने का अधिकार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सही बात है ना। तो लगभग ये तुम्हारा कह सकते हो 9,000 करोड़ होगा। तो टोटल जोड़ दिया जाए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इनकम टैक्स लगभग 12 लाख करोड़। तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है ये। एक तो डायरेक्ट टैक्स अपने आप में प्रोग्रेसिव टैक्स है, और कॉर्पोरेशन टैक्स से ये जो इनकम टैक्स है वो बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के तिजोरी में जो खजाना आ रहा है, जो जमा हो रहा है, वो सब प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो रिग्रेसिव टैक्स नहीं है। विच इज़ अ वेरी गुड फॉर एनी इकोनॉमी। क्योंकि यदि रिग्रेसिव टैक्स यदि बढ़ता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, तो वो सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पे ज़बरदस्ती आपको पैसा देना पड़ रहा है। यू आर कंपेल्ड टू गिव मनी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ना कोई अच्छा संकेत नहीं है कंट्री के लिए। आ रहा है समझ में ना। यदि मैं 10 ईयर्स का बात करूँ, ये 10 साल का बात करूँ, तो मात्र 2 ही साल ऐसा था जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स लीड किया था एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। और बहुत ही ईजी है याद करना। एक नोटबंदी का साल था और एक तुम्हारा कोविड का साल था। समझ गए? फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे समझो स्टूडेंट, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ? 38 लाख करोड़। इस सब को जोड़ के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के कितना हुआ? 38 लाख करोड़।
इसमें 41% जाएगा स्टेट को, जान रहे हो ना, स्टेट को जाता है क्या है, वर्टिकल डेवोल्यूशन है ना, वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है ना बच्चे लोग, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग है तो कितना अमाउंट एक स्टेट को मिलना चाहिए, कितना अमाउंट दूसरे स्टेट को मिलना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पर कैपिटा इनकम जो सबसे बढ़िया जो राज्य का है उसके कंपेयर में दूसरे राज्य को पैसा दिया जाता है। जैसे बिहार राज्य हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया, इसको ज़्यादा मिलेगा, और जो राज्य पर कैपिटा इनकम बेटर है उसको कम मिलेगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि जो राज्य पर कैपिटा इनकम में पीछे रहा तो उस राज्य को मदद तो करना पड़ेगा ना, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन। बात समझ गए ना। तो अब यहाँ पे समझो कि जो 38 लाख करोड़ है इसमें से लगभग 12 लाख करोड़ यानी कि 12.5 लाख करोड़ स्टेट को जा रहा है। 41% के आसपास करोगे तो इतना जाता है। अब सेंटर के पास क्या बचा फिर, तो सेंटर के पास तुम्हारा लगभग 26 लाख करोड़ बचा है। तो बात समझे, 26 लाख करोड़ सेंटर के पास तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा, और यही मेजर चंक है सेंटर के लिए। समझ गए ना। आगे देखो, वह हम जानते हैं कि एक तरीका और भी है, चलो ये तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोल दिए, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी, और ये जो टैक्स रिसिप्ट है नॉट शेयरेबल विद द स्टेट्स, स्टेट के साथ शेयर करने वाला चीज़ नहीं है, ये खुद सेंटर रखती है। तो कहने का मतलब जब हम 41% का बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का हम लोग जब बात करते हैं, तो केवल वो बात सीमित है आपका टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट तक। बात समझ पा रहे हो, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट तक। यदि ओवरऑल देखोगे तो भारत सरकार के तिजोरी में यदि 100 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें ज़्यादा नहीं, 25 रुपये के आसपास ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के तिजोरी में आने का तरीका दूसरा भी तो है, सोर्सेस। देखो अब समझो बात को, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंटरेस्ट रिसिप्ट। बच्चे लोग, जो भारत सरकार ने कुछ लोन दिया होगा, कुछ एडवांसेस दिया होगा स्टेट को, यदि प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है तो होता है वो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है, यदि प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। बट यदि उसके ऊपर इंटरेस्ट यदि आ रहा हो, तो इंटरेस्ट यदि आ रहा हो तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, प्रिंसिपल नहीं। यदि मान लो कि भारत सरकार ने 100 रुपये दिया एक राज्य को, लेट से उड़ीसा को 100 रुपये दिया भारत सरकार ने, तो 100 रुपये जब दिया उड़ीसा को तो उड़ीसा पेमेंट देगा ना, इंटरेस्ट देगा ना, जो इंटरेस्ट जो दे रहा है वो तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। यदि उड़ीसा 100 रुपया दे रहा है वापस, एक समय आएगा उड़ीसा पूरा अपना देगा प्रिंसिपल अमाउंट भी, तो वो तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है। यू सी द डिफरेंस। आया समझ में? यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ पे, समझा। दूसरी बात है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। जो भारत सरकार का जो PSUs है, जहाँ भारत सरकार का 51% से ज़्यादा शेयर हो, तो वो जो कमाएगा रकम वो भी भारत सरकार को जाएगा, डेट्स कॉल्ड डिविडेंड्स। और जो RBI का जो सरप्लस, इस बार देखो RBI का थैंक्स टू RBI का सरप्लस कि इतना ज़्यादा हुआ है अमाउंट, लगभग 3 लाख करोड़ हो रहा है, देख रहे हो ना इसमें फिगर में, लगभग 3 लाख करोड़ है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, तो थैंक्स टू RBI सरप्लस। RBI का सरप्लस खुद 2.1 लाख करोड़ गया है। बात समझे ना। हाँ, ये इसके अंदर आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। अब देखते एक्सटर्नल ग्रांट, बाहर से पैसा मिलता है ना हमें, हाँ उसका बहुत कम है, देखो 1000 करोड़ है। और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकते हैं रिसिप्ट, जैसे ऑक्शन, जैसे मान लो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना, ऑक्शन होता है, नीलामी होता है ना। बच्चे लोग सही सही खोल के बैठो, जब ऑक्शन जैसे स्पेक्ट्रम का नीलामी हुआ तो उस समय भी भारत सरकार कमाती है ना, तो वो भी तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही आता है, वही तुम्हारा अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। समझ गए ना। इंडियन टेरिटरी से भी बहुत सारे रिसिप्ट आएगा तो वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो टोटल जोड़ दिया जाए बच्चे लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो लगभग 5.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ यहाँ से आ रहा है। तो देखो सेंटर से लगभग 26 आया, सेंटर का नेट टैक्स जो रेवेन्यू है वहाँ से 26 आया, नॉन टैक्स से लगभग 5.5 आया, समझ गया, 5.5 लाख करोड़ आया। दोनों को जोड़ दोगे तो विल गेट 31 लाख करोड़। तो फर्स्ट फिगर में जो 31 लाख करोड़ जो लिखा है वो इसी तरह आया है। समझ गए? आया समझ में? गो टू द फर्स्ट पेज एंड यू सी 31 लाख करोड़। तो 31 लाख करोड़ कैसे आया? टैक्स तुम्हारा जो सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो कितना होगा? 26 लाख करोड़।
अब बाकी जो अमाउंट है तुम्हारा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से आया है। मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स समझने का प्रयास करो, समझ गए ना। तो 31 लाख करोड़ सरकार ने इस तरह अर्जित की, करेगा सरकार, करेगा इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का बात है ये। अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट कैसे हुआ। तो कैपिटल रिसिप्ट का भी दो कंपोनेंट है, एक तुम्हारा डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट और एक नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट? देखो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब लाइबिलिटी क्रिएट होता है, भारत सरकार को पैसा वो वापस देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, दैट इज कॉल्ड डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। मगर जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, जहाँ पे भारत सरकार को कोई लाइबिलिटी नहीं है, भारत सरकार को वो पैसा यदि मिल रहा है तो उसके लिए भारत सरकार कुछ पैसा देना नहीं पड़ रहा, उसके लिए वो भारत सरकार के लिए एक तरह से एसेट है, मतलब वो क्रिएट होकर आया भारत सरकार को, भारत सरकार को उसके लिए इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, दैट्स कॉल्ड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट देखो, जो लोन दिया गया उड़ीसा को, बोले थे ना अभी 100 रुपया, यदि वो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए भारत सरकार के पास तो क्या हो जाएगा, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह कितना आने वाला है, ज़्यादा नहीं है, 28,000 करोड़ है, करेक्ट। दूसरा देखो अदर रिसिप्ट। अब बोलो सर ये अदर रिसिप्ट क्या है? यही डिसइन्वेस्टमेंट है। भारत सरकार अपना बहुत सारा PSUs को बेचती है ना, उसका शेयर को बेचती है ना, 2%, 3%, 4%, वहाँ जो कमाई होगा वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा। देखो ये तुम गौर कर सकते हो बच्चे लोग कि रिसेंट टाइम में जितने भी बजट आए हैं, ठीक है, इससे पहले जो बजट आए, उससे पहले भी जो बजट आया, उसमें कहीं पे भी डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं लिखा गया है। पहले लिखा जाता था 20-21 सब में, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि अब डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया में हो नहीं रहा वैसा। यानी कि भारत सरकार जो प्राइवेटाइज करना चाहती है, अपना PSUs को बेचना चाहती है, उससे भारत सरकार को जो रकम जो रिकवर हो रहा था, जो कमाई हो रहा था, वो बहुत कम हो रहा है। तो ये बहुत ही अनसर्टेनिटी, इसलिए भारत सरकार अदर रिसिप्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होने का अनुमान है? 50,000 करोड़, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरा देखते हैं डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है कि टोटल फिस्कल डिफिसिट, यही मार्केट बोरोइंग है, और यहाँ पे भारत सरकार के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगा क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट के साथ देना पड़ेगा वो पैसा। तो कितना है? 16 लाख करोड़। हाँ, पिछले बजट देखोगे, इंटरिम बजट का बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरिम बजट तो चलो ठीक है, वो तो प्रोजेक्शन इसी साल के लिए था। पिछले बार बजट देखोगे, हाँ 23 और 24 का, तो उस समय देखोगे तो लगभग 18-19 लाख करोड़ था फिस्कल डिफिसिट। इस बार कम है, यही कारण है कि 4.9% है GDP का। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हाँ, मगर एक इसमें ट्विस्ट है, इस बार एक कंपोनेंट को, हालांकि भारत सरकार उस कंपोनेंट को यूज़ नहीं करती है जल्दी, मगर एक कंपोनेंट को भारत सरकार ने यूज़ किया है जिसके द्वारा लगभग भारत सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ मोबिलाइज करने जा रही है। तो वो कंपोनेंट क्या कंपोनेंट है? वो ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। वो क्या है तुम्हारा? ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। कहो कि ये क्या है फिर? देखो भारत सरकार इस तरीके से भी पैसा मोबिलाइज कर सकती है। ये तरीका क्या है? जैसे मान लो रिटायरमेंट अकाउंट हो, रिटायरमेंट अकाउंट से, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट समझते हो ना, जैसे लोग सब जब रिटायरमेंट के बाद अभी पैसा दे रहे हैं, लोग पैसा जमा कर रहे हैं रिटायरमेंट अकाउंट में, जब वो रिटायर कर जाएंगे तो फिर अकाउंट से पैसा जाएगा उस आदमी को, ताकि वो बाद में अपना जीवन को चला सके। जितने भी रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है उसको भारत सरकार मोबिलाइज कर रही है। ये भी किया जा सकता है, हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, भारत सरकार अभी रिसेंट टाइम में नहीं की थी, बट इस बार कर रही है। बात समझे ना? डेट इज कॉल्ड योर ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। और इसमें बहुत सारे अकाउंट हो सकता है, इसमें नॉर्मल लोन भी हो सकता है बैंक से, समझे ना? नॉर्मल लोन भी हो सकता है बैंक से, बैंक से जाके मांग लिया, एक अपना एक पीरियड होगा, बैंक से मांग लिया, बैंक से मिल गया, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। एज वेल एज रिटायरमेंट अकाउंट को भी भारत सरकार इन्वोक कर सकती है वहाँ से। जैसे देखो भारत सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो पब्लिक अकाउंट है उसको इन्वोक करती है ना, पब्लिक अकाउंट जहाँ पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है, तो वहाँ से भारत सरकार यूज़ करती है ना पैसा को, और उस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देती है भारत सरकार। तो यहाँ पे भी रिटायरमेंट अकाउंट सबको इन्वोक किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। एज वेल एज जो नॉर्मल लोन भी भारत सरकार ले सकती है, बट उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। समझ गए ना? तो इस तरीके से लगभग 1.5 लाख करोड़ भी मोबिलाइज होने वाला है आउट ऑफ 16 लाख करोड़। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि जैसे पहले फिस्कल डिफिसिट चल रहा था तरीका, उस तरीका में बदलाव तुमको नजर आएगा इस साल। समझ पाए ना? तो टोटल कितना हो गया कैपिटल रिसिप्ट? वही मार्केट बोरोइंग कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो जोड़ दो इधर। कैपिटल रिसिप्ट कितना हो गया? डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट प्लस योर नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो कह सकते हैं हम लोग कितना, लगभग 17 लाख करोड़।
17 लाख करोड़। तो सबको जोड़ दो, कैपिटल रिसीप्ट को जोड़ दो और उधर रेवेन्यू रिसीप्ट को जोड़ दो, तो यू विल गेट 48 लाख करोड़ जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा दिस फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल। तो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट देखो 31 लाख करोड़, कैपिटल रिसीप्ट देखो 17 लाख करोड़, दोनों को जोड़ दो 48 लाख करोड़। और यही रेवेन्यू रिसिप्ट है, यही टोटल रिसिप्ट है, यही टोटल रिसिप्ट को हमें इस साल खर्च करना है। एक्सपेंडिचर भी बराबर होगा, तभी तो हम लोग इतना मोबिलाइज कर रहे हैं पैसा को। तो फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग, समझे। और जो कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो। और इस बार फिजिकल डिफिसिट में ये नया भी तरीका ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, इसको भी यूज़ किया गया है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये जो मॉड्यूल हम लोग बात कर रहे हैं, जो लेक्चर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से ओवरव्यू जानने जा रहे हैं कि भारत सरकार कहाँ से पैसा मोबिलाइज कर रही है, कहाँ भारत सरकार का पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसको देखो, हाउ रुपी कम्स, रुपीज़ आता कैसे है। तो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर और 24 और 25 का नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कि नॉर्मली देखते हैं कि सेम ही आंकड़ा रहता है। मैं इस बार तुमको आंकड़ा ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा, आंकड़ा में, डाटा में तुमको बहुत बड़ा चेंजेस नज़र आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको जूम करो और एग्जाम्पल देखो कि बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़, बोरो करके वही फिजिकल डिफिसिट सब करके पब्लिक अकाउंट से पैसा लेके सरकार के पास कितना रुपया, 1 रुपया में कितना पैसा आता था, 34 पैसा आता था 2023 और 24 में। 2023 और 24 में कितना पैसा आ रहा था, 34 पैसा आ रहा था, समझ गए ना, आउट ऑफ 1 रुपीज़। मैं इस बार कितना आएगा, ओनली 27 पैसा। बहुत ज़्यादा ही गैप है, ये बहुत ज़्यादा ही बदलाव है। अच्छी बात ना है, अच्छी बात ना है। सरकार फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। जब ये पैसा का यानी कि आप कर्ज लेके बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि इंटरेस्ट पेमेंट आने वाले समय में कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो बोरोइंग करके कितना ला रहे थे पिछले साल, 34 पैसा ला रहे थे आउट ऑफ 1 रुपीज़, और इस बार कितना लाने वाले हैं, 27 पैसा। ये बहुत बड़ा चेंजेस, ठीक है। इनकम टैक्स से कितना आ रहा था स्टूडेंट को, पहले 15 पैसा आ रहा था, तो इस बार कितना आ रहा है, 19 पैसा आ रहा है। यू जस्ट सी द डिफरेंस। तुमको मेजर चेंज नज़र आएगा। पहले क्या था, पहले के बजट में क्या था कि रफली इधर 16 है तो इधर 17 है, इधर 17 है तो इधर 18 है, इस तरह का। मैं इस बार बहुत सारे पैरामीटर में तुमको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। एक रीज़न यही कि इनकम टैक्स देखो ना, 12 लाख करोड़ रुपया उठने जा रहा है, तो अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज होगा वहाँ से। देखो यहाँ इनकम टैक्स 15 पैसा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 19 पैसा आएगा, ठीक है। हाँ, और देखते हैं हम लोग, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, तो देखो पहले कितना था, 7 पैसा था, इस बार कम है, 5 पैसा, ठीक है, ये ड्यूटी उठा के। जीएसटी देखो बच्चे लोग, जीएसटी से कितना आता था पहले, 17 पैसा, तो इस बार कितना है, 18 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि वही टैक्स बोएंसी बढ़ा है, जो बात है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कितना है, पहले 2 पैसा आता था, अब 1 पैसा है, करेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना पैसा आता था पहले, 15 पैसा, अब कितना आएगा, 17 पैसा, बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है कि यस, दिस ईयर यू विल सी द डिफरेंस इन द टैक्स कलेक्शन फ्रॉम अदर सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में आपको टैक्स कलेक्शन बहुत डिफरेंट दिखेगा। चलो ये तो हो गया मोटा मोटी, जो मेन चीज़ है वो उस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। हाँ, जीएसटी सब हो गया, जहाँ से ज़्यादा रकम आता है। रुपीज़ कैसे जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर करेगी ना सरकार लाई रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट से वो लाई, यानी कि फर्स्ट वाला फिगर में वो है। फिर सरकार खर्च भी तो करेगी, तो सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने जा रही है देखो। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी कि जो पहले फिजिकल डिफिसिट लिया गया है ओवर द पीरियड, जो पब्लिक डेब्ट हो गया, तो सरकार उसके लिए इंटरेस्ट देगी, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डिफिसिट बताए थे ना स्टूडेंट फर्स्ट पेज में, प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट में भारत सरकार का 20 पैसा जा रहा था, इस बार कितना जाएगा, 19 पैसा। तो कहोगे कि सर कौन सा ज़रा बदलाव हो गया, कहाँ बदलाव होगा, पेमेंट तो पब्लिक डेब्ट तो ओवर द पीरियड जुड़ते रहता है। भले ही इस बार सरकार फिजिकल डिफिसिट कम कर दे, पिछले वाला जो कर्जा होगा उसके लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सरकार को। आया समझ में। आगे देखो, हाँ इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जानते हो ना, नॉर्मल स्टेट्स के लिए कितना है, 60 और 40 नॉर्मली, और जो स्पेशल स्टेट है उसके लिए 90 और 10 का रेशियो। तो
तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसा जाता था भारत सरकार का, तो इस बार कितना जाएगा 8 पैसा, एक कम हो रहा है 1 पैसा। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या कि भारत सरकार जहाँ पे 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ ही खर्च कर रही है, पूरा भारत सरकार ही देती है, समझ गए ना। तो पहले कितना जा रहा था स्टूडेंट, हाँ इसमें डिफेंस और सब्सिडी को छोड़ के, सब्सिडी भी तो भारत सरकार देती है, फर्टिलाइजर के ऊपर देती है ना सब्सिडी, हाँ पीडीएस के ऊपर देती है ना, वो सब चीज़ छोड़ के, उसको काउंट नहीं करके, उसको छोड़ के भारत सरकार कितना दे रही थी पहले 17 पैसा दे रही थी, इस बार कितना देगी 16 पैसा, तो एक घटा है, बात समझे ना। सब्सिडी नीचे देखो, सब्सिडी 7 पैसा दे रही थी पहले सब्सिडी में, और भी बहुत सारा सब्सिडी होता है, क्योंकि ऊपर में सब्सिडी हम लोग घटाए ना उसमें, तो सब्सिडी को अलग कंपोनेंट लेते हैं। तो सब्सिडी 7 पैसा दे रही थी भारत सरकार, इस बार कितना देगी 6 पैसा देगी। फाइनेंस कमीशन का देखो, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर कितना 9 पैसा था, इस बार भी क्या है 9 पैसा, 9 पैसा, समझ गए ना। हाँ ये तुम्हारा फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर है, देखो अदर ट्रांसफर है वो 9 पैसा। मैं जहाँ तक सवाल है शेयर ऑफ स्टेट, शेयर ऑफ ट्रांसफर, स्टेट ऑफ शेयर ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या 41% वाला। देखो स्टेट को बहुत तरह का पैसा मिलता है, एक तो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से डायरेक्ट तुम्हारा वर्टिकल डेवोलेशन, वर्टिकल डेवोलेशन मतलब 41%, बाकी ग्रांट सब भी मिल सकता है, जैसे पंचायती राज के लिए ग्रांट्स कुछ मिल गया, वो अलग चीज़ है। तो जो 41% जो शेयर है स्टेट्स का, वो पहले कितना जा रहा था 18 पैसा जा रहा था, 18 पैसा जा रहा था, मैं इस बार बढ़ के 21 पैसा हो जाएगा। कोई सर इतना बार, ये तो जंप है, ये बहुत बड़ा जंप है 3%, बोलोगे इतना कैसे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ही सरकार का होने जा रहा है और टैक्स बॉयंसी भी दिखेगा। यही रीज़न है कि भारत सरकार ने सेस और सरचार्ज कम उठाना शुरू कर दिया, अब तुमको यहाँ पे भी वो चीज़ दिखेगा, ताकि सरकार के पास कलेक्शन ज़्यादा है, सरकार ज़्यादा दे रही है। तो समझ गए ना, जो 41% का जो डेवोलेशन है उसमें भारत सरकार पहले कितना दे रही थी, भारत सरकार का जो 100 रुपये में 18 रुपये जा रहा था, यानी कि 100 रुपये में 18 पैसा जा रहा था, इस बार कितना जाएगा 21 पैसा जाएगा, समझ गए ना। हाँ आगे देखो, अब ये इस ग्राफ से भी तुम लोग बहुत कुछ समझ सकते हो। नेक्स्ट पेज देखो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो फिस्कल डिफिसिट, देखो 20 और 21 का जो फिस्कल डिफिसिट है वो कोविड ईयर है, देखो कितना ऊपर 9.2%, करेक्ट। हाँ घटते 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 देखो अभी 4.9% इस बार जो एस्टिमेट कर रहे हैं। इससे पहले रिवाइज एस्टिमेट देखो PA वर्ड लिखा गया ना, PA नीचे, इसका मतलब प्राइमरी एक्चुअल्स। कहोगे कि सर अंतर क्या है, अंतर क्या है, देखो PA जो वर्ड है वो ज़्यादा एक्चुअल है, वो ज़्यादा सटीक है। एक तो BE होता है, BA मतलब बजट एस्टिमेट, फिर रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट का जो हो गया, और PA का मतलब वो एक्चुअल से, प्रीलिमिनरी एक्चुअल से, मतलब वो एक्चुअल में रियल फिगर दिखा रहा है। तो बजट एस्टिमेट में क्या है, अब अभी जो हम लोग 4.9 का बात करें, ये बजट एस्टिमेट है। जब ये साल खत्म होगा तो आपको मिल जाएगा, आपको रिवाइज एस्टिमेट भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको PA भी मिल जाएगा। आमतौर पे रिवाइज एस्टिमेट और PA लगभग बराबर होता है आमतौर पे, कई बार थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, अन्यथा दोनों सेम ही रहता है। आया समझ में ये चीज़। यहाँ पे देखो तो 5.6 से फिजिकल डिफिसिट यदि घटा के 4.9 किया जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, समझे। ये बहुत एक तुमको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा फिजिकल डिसिप्लिन की तरफ। दूसरा देखो रेवेन्यू डिफिसिट, देखो रेवेन्यू डिफिसिट देखो, यही तो हम बोल रहे थे 2.6 से, यानी कि रिवाइज एस्टिमेट कितना था 2.8 था, प्राइमरी एक्चुअली कितना हो, प्राइमरी एक्चुअल्स क्या 2.6 है, देख रहे हो ना, इसमें डिफरेंस आया नजर, हाँ डिफरेंस नजर आ रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि 2.8 से घटा के भारत सरकार ने 1.8 कर दिया, बात समझे। तो रेवेन्यू डिफिसिट पे भारत सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी कि अधिक से अधिक पैसा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर द कंट्री। अब प्राइमरी डिफिसिट देखो, प्राइमरी डिफिसिट कितना हो गया तुम्हारा, हाँ 1.4 घट के, और तुम्हारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखो वो भी घटा है, पहले 1.6 था तो घट के वो 0.6 हो गया है, विच इज़ गुड, क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट जितना कम है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट स्पेशली, इफेक्टिव रेवेन्यू से जितना कम हो उतना बेटर है कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक पैसा आपका कैपेक्स में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। इससे समझ गए ना ये ग्राफ। तो हम इस ग्राफ को देख के ये बोल सकते हैं, चाहे फिजिकल डिफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डिफिसिट हो, इस सभी पैरामीटर में इस साल बेटर परफॉर्म करने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा इंडिया। समझ में आ रहा नहीं चीज़, तो ये बेटर है, ये फिजिकल डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल है, सेट कर रहा है सरकार। आगे देखो, बिल्कुल बिल्कुल देखो, ये पेजेस मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो रियल वेबसाइट है वहीं से मैंने क्रॉप करके यहाँ पे लगाया है।
यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि भारत सरकार कहाँ से पैसा मोबिलाइज करेगी, पैसा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग डेप्ट रिसिप्ट है ना, लाइबिलिटी क्रिएट करने वाला एसेट, ये रिसिप्ट है, ये डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। कितना करेगी सरकार? लगभग वही 15 लाख, 14-15 लाख करोड़। ठीक है, इस बार देखो 14-15 का देखो, ठीक है, तो 14 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ कह सकते हो। उसमें से मार्केट बोरोइंग देखो कितना होने जा रहा है। मार्केट बोरोइंग कितना है तुम्हारा? 11, सही चल रहे हो ना, 14 और 15, 24 और 25 का कितना है तुम्हारा? 11 लाख करोड़। सही बात है ना, 11 लाख करोड़। और सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, यानी कि वही पोस्ट ऑफिस वाला पैसा जो है, ठीक है, जहाँ पे कन्या समृद्धि योजना है, ओल्ड पेंशन वाला जो योजना है, वहाँ सरकार जो यूज़ करती है। हालांकि देखो सरकार को बहुत इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है इस पे, क्योंकि जो कन्या समृद्धि योजना वाला जो स्कीम है उसमें 8%, 9% से सरकार को ब्याज देना पड़ता है। मगर सरकार फिर भी सब्सक्राइब करती है इस चीज़ को। क्यों सरकार इसलिए सब्सक्राइब करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स को, ताकि थोड़ा फिजिकल स्पेस मिल सके प्राइवेट प्लेयर्स को भी। अन्यथा सरकार यदि मार्केट से ही पैसा उठा ले, आखिर ये जो बात करते हो मार्केट बोरोइंग करने का, तो बैंक सबसे ही लेती है सरकार, जैसे समझ रहे हो ना, इधर से ही पैसा उठाती है। यदि सरकार को पूरा बैंक से पैसा मिल जाए तो फिर बैंक के पास पैसा नहीं होगा प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए। अब प्राइवेट प्लेयर का भी पैसा मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कंट्री के ग्रोथ के लिए, इसलिए उन लोग को फिजिकल स्पेस देने के लिए भारत सरकार क्या करती है? सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग को सब्सक्राइब करती है। इस बार देखो कितना किया जा रहा है? 4 लाख करोड़। तो 4 लाख करोड़ पैसा मोबिलाइज किया जाएगा, वही तुम्हारा पोस्ट ऑफिस से कह सकते हो सिंपल टर्म में, दैट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। और लगभग 11 लाख करोड़ तुम्हारा मार्केट बोरोइंग्स होगा जी-सेक को इशू करके। हाँ, जी-सेक और ट्रेजरी बिल में क्या अंतर है? जी-सेक का मतलब होता है कि तुम्हारा 365 दिन से ऊपर जो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी जो है, समझे, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी तुम्हारा 1 साल से ऊपर होता है। अच्छा, भारत सरकार का बॉन्ड जो है, बिल्कुल सिक्योरिटी का मतलब बॉन्ड ही है। भारत सरकार का बॉन्ड मैक्सिमम पीरियड कितना साल के लिए हो सकता है? 40 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट का कितना हो सकता है? 10 ईयर्स तक के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं उसको, समझ गए ना। और स्टेट डेवलपमेंट लोन हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रेजरी बिल हो, ये जो लेके जाता है वो RBI ही करता है इसको। और खरीदने वाला और कोई नहीं, बैंक ही होता है, पेंशन फंड ही होता है, यही सब खरीदते सब्सक्राइब करते हैं। SBI सभी सब्सक्राइब कर रहा होता है, समझे। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट जो बोरो करेगी जी-सेक को रिलीज करके, तो आखिर इसके जो सब्सक्राइबर हो गए बैंक ही सब हो गए। और यदि यहीं से ज़्यादा पैसा मोबिलाइज कर लिया जाए बैंक के द्वारा, तो फिर प्राइवेट प्लेयर को कम मौका मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है जिसके द्वारा भारत सरकार पब्लिक अकाउंट से भी पैसा मोबिलाइज करती है, ताकि उसको फिजिकल स्पेस मिल सके प्राइवेट प्लेयर को भी, समझे। हाँ, थर्ड देखो, थर्ड चौंकाने वाला चीज़ है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल भी बच्चे लोग 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक 91 डेज वाला होता है, एक 182 डेज वाला होता है, और एक तुम्हारा 364 दिन वाला होता है। यदि कहा जाए तो ट्रेजरी बिल क्या है? 365 से नीचे वाला है ना, वैलिडिटी वाला, मैच्योरिटी वाला, ये तुम्हारा बिल है या एक्ट है, मतलब वही बॉन्ड है, मतलब 365 दिन से नीचे वाला है, दैट्स कॉल्ड ट्रेजरी बिल। अच्छा, ये सरकार क्यों इशू करती है? ये सरकार डे टू डे मिसमैनेजमेंट, यदि डे टू डे मिसमैनेजमेंट हो रहा है एक्सपेंडिचर में, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भारत सरकार ट्रेजरी बिल इशू करती है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ट्रेजरी बिल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लो कि ट्रेजरी बिल इशू हुआ, लेट से 100 रुपीज़ का ट्रेजरी बिल इशू हुआ, तो जो खरीदने वाला आदमी हो वो 90 रुपये में खरीद लेगा। और जैसे 1 साल बीता तो भारत सरकार 100 रुपये दे देगी, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जैसे मैच्योरिटी खत्म हो गया तो टोटल पैसा दे दिया जाता है, वही इंटरेस्ट में अपना काउंट हो जाएगा। दैट इज़ द वे ऑफ ट्रेजरी बिल, समझ गए ना। मैं इस बार देखो ट्रेजरी बिल इशू नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव में है ट्रेजरी बिल। व्हाट डज इट मीन? कि भारत सरकार ने जो ट्रेजरी बिल पहले जो दिया था वो खरीद रही है। बात समझ में आ रहा है ना? देखो, तो इस बार जो पैसा जो मोबिलाइजेशन हुआ 14 लाख करोड़, उसका मेजर चंक क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 साल से ऊपर वाला जी-सेक नंबर 1, 11 लाख करोड़ होगा वहाँ से मोबिलाइजेशन। दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होगा? सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। और बढ़िया से देखो 8 नंबर में कुछ लिखा गया है, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। देखो 1.4 लाख करोड़ वहाँ से भी आ रहा है, वही रिटायरमेंट अकाउंट सबसे, या डायरेक्ट तुम्हारा बैंक के साथ अरेंजमेंट होता है, वहाँ से भी भारत सरकार दे सकती है।
समझ में आ गया ना चीज़? बिल्कुल यही चीज़ तुमको ग्राफ में समझना है, क्योंकि ग्राफ में पूरा अच्छे से नहीं दिया गया है, ग्राफ में सबसिम करके दिया गया। देखो जो ब्लू कलर का जो दिखा है, ब्लू कलर का जो यहाँ पे है, ब्लू कलर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। हाँ, यदि तुम इस तरफ देखोगे तो 4 लाख करोड़ के आसपास। इफ़ यू सी द लाइन दिस वे, इस यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे 4 लाख करोड़, ठीक है, और यदि टोटल देखोगे तो वही देखो 12-13 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा टोटल ऐसे करोगे तो। समझ गए ना? टोटल कितना है? पीछे देखो ऊपर जाके, हाँ टोटल कितना है तुम्हारा? हाँ अच्छा, डेप्ट रिसिप्ट बोले थे ना हम, गलती बोल दिए। देखो तो उसमें कितना डेप्ट रिसिप्ट कितना पाया भारत सरकार ने? भारत सरकार ने 14 लाख करोड़ पाया। मार्केट से कितना उठाया जा रहा है? ऊपर देखो तो आंकड़ा, हाँ मार्केट से कितना उठाया जा रहा है? हाँ 16 लाख करोड़ मार्केट से। देखो ना वहाँ पे चेक करो तो, हाँ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कितना है आपका? बहुत कम अमाउंट है। और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 16 लाख करोड़ है। हाँ बिल्कुल। अब जाओ इसमें देखो, हाँ बिल्कुल, ये कितना है आपका टोटल? तो ये डेप्ट रिसिप्ट हो गया आपका इतना, ठीक है। मार्केट बोरिंग आपका इतना हो गया 11 लाख करोड़। मार्केट बोरिंग 11 लाख करोड़ है, उसमें 4 लाख करोड़ जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 15 लाख करोड़। और कुछ इधर उधर का भी अमाउंट जोड़ो तो यानी कि 16-17 लाख करोड़ है ये, करेक्ट। हाँ अब यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया गया, इस ग्राफ में वही समझाया गया तुम्हारा कि मार्केट बोरिंग कितना कर रही है भारत सरकार और सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग कितना कर रही है। तो मार्केट बोरिंग वही 11 से लेकर 12 लाख करोड़ कर रही है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है तुमको। और इधर से 4 लाख करोड़ क्या कर रही है? वो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से उठा रहे, वही स्मॉल सेविंग से। दोनों को जोड़ोगे तो वही 17-18 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ के आसपास आएगा। अब बाकी जो कैश ड्रॉन था वो 1.4 लाख करोड़, बाकी और भी इशू किया गया प्रोविडेंट फंड सब, ठीक है, वो भी सबको जोड़ दोगे तो वही 17-18 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये चीज़? तो इस ग्राफ में देखो, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ग्राफ है, बात समझे? ये क्लियर नहीं था, यही कारण था कि मैंने ऊपर वाला पेज वहाँ से ऐड किया है, क्योंकि इस ग्राफ में थोड़ा सा है, मतलब जो एक्यूरेसी जो होना चाहिए डेटा वो कमी है। एक तो इस ग्राफ में प्रोविडेंट फंड से कितना है वो भी होना चाहिए था, वो मिसिंग है उसमें। क्योंकि ऊपर देखो बच्चे लोग, ऊपर जाओ तो फिर से स्टेट प्रोविडेंट फंड से भी 5,000 आ रहा है, देख रहे हो ना? एक्सटर्नल डेब्ट से भी आपका 15,000 आ रहा है, वही 16,000 कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को जोड़ के यहाँ पे दे दिया गया दूसरा लाइन, एक जो दूसरा नीला कलर दिख रहा है ना छोटा वाला, उस सबको ऐड करके दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ग्राफ और भी विविड हो सकता था, डिटेल्स में दिखाया जा सकता था। हमें ये भी पता है कि जो मेजर कंपोनेंट क्या है, मार्केट बोरोइंग वही GSEC, ये तुम्हारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये सेकंड हो गया, और बाकी को तुम थर्ड में रख दो। अब बाकी एक जो चीज़ है ट्रेजरी बिल, वो तो नेगेटिव ही है। देखो येलो कलर तुम्हारा नेगेटिव में जा रहा है ना, उसका मतलब वो ट्रेजरी बिल माइनस में हो, समझ गए ना? तो ऊपर वाला समझोगे तभी ये ग्राफ भी समझ में आएगा ठीक से। एनीवे, अब आगे देखो, टैक्स ट्रेंड देखो। अब हम लोग जानते हैं कि लगभग भारत का जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों को जोड़ देंगे तो वही लगभग 10 और 12% से लगभग 30 साल में यही आंकड़ा देखने को मिला है, 10 to 12%। इस बार भी देखो लगभग 12% के आसपास, 11.8% है ना। और इस बार बजट एस्टिमेट कितना किया जा रहा है स्टूडेंट्स? तो बजट एस्टिमेट देखोगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.8% होने जा रहा है GDP का, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना होगा? ओनली 5%। दोनों को जोड़ दो, विल गेट 11.8%। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट GDP का लगभग 12% जो पैसा कमा रही है वो कहाँ से? टैक्स से। 6.8% डायरेक्ट टैक्स से कमा रही है और इनडायरेक्ट टैक्स से 5% कमा रही है। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? लगभग 12%। हाँ, यदि मैं स्टेट और सेंट्रल दोनों को जोड़ दूँ, क्योंकि स्टेट भी तो टैक्स उठाता है, सही बात है ना? वैट लगता है कि नहीं लगता है अभी भी बहुत सारे आइटम्स पे? हाँ, तो स्टेट भी अपना लेती है। GST में जानते हो स्टेट GST भी होता है। तो यदि सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 17 से लेकर 18% होगा। वो भी आंकड़ा मेंटेन है बहुत साल से, बात समझे? हाँ, तो ये तुम्हारा ग्राफ, मगर इसमें जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कहाँ पे ग्राफ बिगड़ा था, यानी कहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हुआ था डायरेक्ट टैक्स से, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो 16 और 17 का नोटबंदी वाला ईयर देखो, तो उसमें तुमको दिखेगा कि डायरेक्ट टैक्स 5.5% है और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है तुम्हारा? हाँ 5.6 है। देखो तो डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ना, तो यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा चेंज हुआ ना।
दूसरा देखो नोटबंदी वाला साल, नोटबंदी बोले कोविड-19 वाला साल देखो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना है तुम्हारा 4.8% है, वही 2020 और 21 का बात कर रहे हैं हम लोग। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना है तुम्हारा 5.4 है। बाकी तुम यदि देखोगे तो विल फाइंड कि जब से मोदी जी आए हैं उसमें एक चीज़ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। इनफैक्ट जब भारत में जब LPG आया था तो उस समय इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, 60 to 70% तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ही था और डायरेक्ट टैक्स कम था। तो ये जो एक एनोमली है वो कहीं ना कहीं इस सरकार ने चेंज किया है, विच इज़ वेरी गुड। चलो आगे देखो, हाँ ये सब पढ़ चुके हो स्टूडेंट, ये सभी चीज़ पढ़ चुके हो, बस ग्राफ में देखने जा रहे हो तुम लोग। नेट का जो सेंटर टैक्स रेवेन्यू होगा कितना हुआ 26 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट के हिसाब से, सही बात है ना। हाँ नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू इतना ही नहीं हुआ था जी, यानी कि स्टेट को घटाने के बाद। ऊपर में जाओ फिगर देखो, फिगर में यही था, कुछ आपने उसको दे दिया, राज्य को दे दिया 41%, तो कितना बचा 25.8 यदि मैं एक्यूरेटली कहूँ तो। और उससे पहले देखो, उससे पहले कितना था 23.3, ये ज़्यादा एक्यूरेट डेटा है आपका। तो कह सकते हो कि टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा होने का चांस है, इतना ज़्यादा होने का एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है कि सेंटर को भी पैसा बहुत ज़्यादा है और स्टेट को भी अच्छा खासा पैसा गया है। तो इसका श्रेय अधिकतर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को जाता है। और दूसरी बात है कि GST कलेक्शन भी अच्छा खासा हुआ पहले कंपेयर में। और हमने देखा है इसी क्लास में कि मार्च का जो सबसे लास्ट ईयर था, मार्च और अप्रैल में GST बॉयंसी, GST लगभग 2 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ था, जो अपने आप में अभी तक का रिकॉर्ड है। समझ गए, वो उसी का नतीजा ये दिख रहा है तुम लोग को। हाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो 5.5 लाख करोड़ देख चुके हो तुम लोग। और जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता, वो अमाउंट बहुत छोटा है, 0.8% है। हाँ मैं पहले कंपेयर में तो बेटर ही है, पहले कितना था 0.6 था, अब यदि 0.8 हुआ है तो क्या है स्टूडेंट, बेटर है ना, नॉन डेब्ट है ये, यानी कि इससे कोई भारत सरकार को लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। और नॉन डेब्ट बताया कंपोनेंट क्या क्या होगा नॉन डेब्ट का, बताओ तेज से। नॉन डेब्ट का क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और दूसरा क्या है डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ कोई पूछेगा कि RBI जो सरप्लस अपना ट्रांसफ़र करती है वो कौन सा होगा, वो कौन से उसमें आएगा, क्या बोलोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट, समझे। हाँ देखो यहाँ पे भी देखो फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स देखो, अदर ग्रांट्स एंड लोन्स देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखो, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर देखो, अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर देखो, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखो। अभी देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब पूछता है। सवाल ये है कि भारत सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज़्यादा पैसा खर्च करती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में खर्च करती है, तो बहुत ही कॉमन सेंस कहता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही होगा, है ना। तो ये देख सकते हो इसमें भी आंकड़ा लगभग 15 से लेकर 16 करोड़, 15.16 है, तो चलो ठीक है 15 लाख करोड़ भारत सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च करती है, जहाँ भारत सरकार को 100 देना पड़ता है, वहाँ पे स्टेट की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जहाँ तक सवाल है तुम्हारा दूसरा अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर, तो देखो वो भी लगभग 15 लाख करोड़ है भारत सरकार का। हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखो, जहाँ पे नॉर्मल स्टेट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 40% करते हैं, और सेंटर कितना करता है 60% करता है। और जैसे जो स्पेशल स्टेट है जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जिसको मिला है ये स्टेटस, और 90 और 10, तो देखो यहाँ इसमें कितना है ओनली 5 लाख करोड़। तो यहाँ से तो एक बात तो तय हुआ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में काफ़ी कम रकम खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। समझ गए ना स्टूडेंट। हाँ यदि तुम कंपैरिजन यदि करोगे पिछले साल से, रिवाइज एस्टीमेट है तो कह सकते हो कि प्राइमरी एक्चुअल्स का ले सकते हो, उसको मान सकते हो। 4.6 लाख करोड़ था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, तो इस बार बढ़ के कितना हो जाएगा 5.06, जो कि अच्छी बात है ना। हाँ अदर ग्रांट्स एंड लोन्स कितना 3.32 था, तो बढ़ के ये 3.92 हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है देखो। हाँ फाइनेंस कमीशन ग्रांट देखो घटा, वो घटने का बात है, समझ रहे हो ना। हाँ और सेंट्रली सेक्टर स्कीम देखो तो पहले 14.46 जाता था लाख करोड़, अब जाएगा 15.16 लाख करोड़। इसका मतलब अधिकतर पैरामीटर में देखा जाए
तो सेंटर अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है। आगे देखो, बिल्कुल हाँ, इसमें तुमको समझ में आएगा। देखो भारत सरकार, हाँ देखो भारत सरकार, देखो भारत सरकार ने क्या बोला था बजट एस्टीमेट में 2023 और 24 में कि हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रियल में कितना हुआ वही, चाहे तुम रियल रिवाइज एस्टीमेट देखो, चाहे तुम प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स देखो, 9.5 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ जो एलोकेशन किया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, उतना खर्च नहीं हो पाया। ठीक है, 0.5 लाख करोड़ बच गया, और जो बच गया जाएगा तुम्हारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। वो बात समझ रहे हो ना? फिर वहाँ से परमिशन लिया जाएगा, तब फिर वहाँ से पैसा आएगा। परमिशन लिया जाता है पार्लियामेंट से, एंड देन फिर वहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है वो। तो 9.5 लाख करोड़, और इस बार क्या है 11.11 लाख करोड़, करेक्ट। मगर देखो जब बात हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो चलो भारत सरकार ने बजट से तो इतना दिया, रेलवे को भी फुल प्रोटेक्शन, हाईवे को भी अच्छा खासा गया है, स्पेशली रेलवे को बहुत ज़्यादा गया है यहाँ से, हम जानते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो एसेट जो क्रिएट हुआ और भी हुआ, जैसे ग्रैंड इन एड भी दिया गया तुम्हारा स्टेट सबको, तो उसके वजह से भी 3.9 लाख करोड़ जाएगा। तो टोटल जो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार देती है, तो कुछ अमाउंट तुम्हारा खर्च होता है ना वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो अच्छा खासा अमाउंट है स्टूडेंट, 15 लाख करोड़ है। तो पहले कंपेयर में जहाँ पहले 12.5 लाख करोड़ रियल पैसा जाता था कैपिटल एक्सपेंडिचर में टोटल मिला के, इस बार कितना जाने वाला है 15 लाख करोड़, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जितना ही कैपेक्स में पैसा जाएगा उतना ही एसेट क्रिएट होगा, जितना ही एसेट क्रिएट होगा उतना ही प्राइवेट प्लेयर क्राउड इन होगा, और उतना ही जॉब क्रिएट होगा। समझ गए? आगे देखो, बिल्कुल यदि मैं बात करूं टोटल ट्रांसफ़र टू स्टेट्स एंड यूटीज़ का, तो यदि जानते हो टोटल ट्रांसफ़र जो होता है वो उसी का होता है, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट का बताए थे ना, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसी का रकम 41% जाएगा। तो देखो ओनली यू विल हैव 24 लाख करोड़, इतना ही जा रहा है, जो कि पहले से ज़्यादा है। देखो पहले कितना था, लगभग 21 लाख करोड़ था, उसके कंपेयर में ये जो इस साल है कितना जाएगा, लगभग 24 लाख करोड़ जाएगा, पहले से ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल कलेक्शन भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है। समझ गए ना स्टूडेंट? तो ये ग्राफ देखो 19-20 से लेके 24-25 तक तुमको ये ग्राफ बढ़ते हुए नज़र आएगा, यानी कि सेंटर की तरफ से स्टेट को अच्छा खासा पैसा जा रहा है। समझ गए ना? वही फाइनेंस कमीशन का जो जानते हो कि जो रिकमेंडेशन है 41%, उसके हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो। हाँ, यदि इसको किया जाए, आप देखो इसको कैसे किया जाए, इसको वो करो, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटी कितना जाएगा। देखो बजट एस्टीमेट 2024 और 25 का तो 12 लाख करोड़, हाँ सबको जोड़ के नहीं देखे थे वहाँ पे हम लोग, समझ रहे, 12 लाख करोड़। स्कीम्स रिलेटेड अदर ट्रांसफ़र उसमें तुम्हारा लगभग 9.5 लाख करोड़, और जो ग्रांट्स है तो उसमें क्या है 1.3 लाख। सबको जोड़ दोगे तो यू विल गेट व्हाट यू सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड। जो आप 24 देख रहे हो वो क्या है तुम्हारा, ये सबको जोड़ दो, समझे, डिवोल्यूशन को जोड़ दो। डिवोल्यूशन मतलब क्या, वही वर्टिकल डिवोल्यूशन। स्कीम्स और रिलेटेड और भी जाता है ना, स्कीम से रिलेटेड क्या जाएगा तुम्हारा, वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, या आपका स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, या बहुत सारा ग्रांट्स भी जाएगा। सबको जोड़ दोगे तो विल गेट द सेम फिगर। माँ ये तुमको देखने वाला चीज़ है कि डिवोल्यूशन का बात हो तो पहले 11 लाख करोड़ जा रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे हमें बोलना चाहिए था कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका जो अमाउंट है वहाँ से 12 लाख करोड़ जा रहा है, ये यहाँ पे बोलने वाला चीज़ है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि भारत सरकार और भी जगह तो दे रही है, ग्रांट सब दे रही है, तो जो डिवोल्यूशन है, डिवोल्यूशन मतलब 41% यहाँ पे फिर बैठेगा। 41 जो % है वो एक्चुअली ये है तुम्हारा 12 लाख करोड़ गया, 12.5 लाख करोड़ गया। समझ गए ना? जो पहले कंपेयर में ज़्यादा बेटर है, पहले कंपेयर में 1.5 ज़्यादा है, देखो तो हाँ पहले कंपेयर में ज़्यादा है। हाँ, जहाँ तक स्कीम रिलेटेड अदर ट्रांसफ़र की बात हो, वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात हो, तो ये जो देखोगे तो लगभग तुम्हारा 10 लाख करोड़ जा रहा है इसमें भी। तो दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 22 लाख करोड़ हो जाएगा जी, 22-23 लाख करोड़। और एक यहाँ पे जोड़ दोगे तो ऊपर का फिगर आ जाएगा, जो फिगर तुम देख रहे थे। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिवोल्यूशन है यहाँ 41%, मगर देखो सब बढ़ा है, मगर जो फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट्स वो घटा है। वो चीज़ हमें वहाँ पे स्लाइड पे भी दिखाया था कि इंडियन रुपीज़ कितना जाएगा बाहर, तो उसमें भी हम देखे थे ग्रांट्स कम जाएगा, फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट्स है कम जाएगा। ठीक है, ये इस ग्राफ में भी दिखेगा आप लोग को। होप सो समझ में आ गया होगा।
ये देखो बजट एस्टिमेट है, इसको जूम करके देख लो, जो भी अभी तक डिस्कशन हुए हैं उसी का समरी है। कंप्लीटेड।